अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान जो कि ताजिकिस्तान के दौरे से वापस आ चुके हैं। SCO समिट में उन्होंने भरपूर शिरकत की अपने पूरे वफ्द के साथ, और ऐसे में अफगानिस्तान सबसे प्रायर और फोरमोस्ट एजेंडा राइटली सो हमें नजर आया। RT को दिया हुआ वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू भी इन तमाम अहवाल से खासा काबिल गौर है, जिसमें काफ़ी मायने खेज गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है प्राइम मिनिस्टर ने रिगार्डिंग अफगानिस्तान। और हैविंग सेड दैट नाजरीन, उसके ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन प्राइमरीली जो असल बात है वो ये है कि अफगानिस्तान में चूंकि तालिबान लेड गवर्नमेंट, जिसको वो अभी भी अबूरी हुकूमत कहते हैं, यानी कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने अभी भी फाइनल करनी है, उसको इंटरिम कहा जा रहा है, और उसमें इंक्लूसिविटी का वादा तालिबान ने खुद किया है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करके ये बताया कि अब इस हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करेंगे, और इस हवाले से ये इंश्योर करेंगे कि तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी इस हुकूमत में होनी चाहिए। याद रहे नाजरीन के जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो एक तो एथनिसिटीज़ का इसमें तस्करा आता है, और दूसरा तस्करा इसमें ख़वातीन की भी शमूलियत का आता है। और ये भी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वादा, कमिटमेंट है जो कि तालिबान ने बहुत पहले से कर रखा है। अब वेदर और नॉट विल दे वॉक द टॉक, तो ये एक ज़रूरी सवाल है जो कि हम टेबल करने जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो RT को दिया हुआ इंटरव्यू था, उसमें एक सबसे मायने खेज जो उनका स्टेटमेंट था या बयान था वो ये था कि बहुत बिला वजह अनफेयर किस्म का क्रिटिसिज्म या तनकीद की जा रही है अमरीकी सदर जो बाइडन पर, इस बात को लेकर के उन्होंने अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स का विड्रॉल क्यों किया। क्योंकि अल्टीमेटली अगर यही बात थी, तय थी, इस बारे में अफगान पीस प्रोसेस हो रहा था, दोहा में बातचीत हो रही थी, तो इस किस्म का क्या क्रिटिसिज्म ड्यू है अगर इतना स्टार्क किस्म का क्रिटिसिज्म उनको डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका सामना करना पड़ रहा है, जब एक दफा इस बात का तयन हो चुका है पहले कि अफगानिस्तान में मसले का हल मिलिट्री नहीं है बल्कि सियासी हल है, बातचीत हल है। तो इसलिए क्या हैविंग सेड दैट अगर इस हल को हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो क्या क्रिटिसिज्म उस तरह से ड्यू होता है या नहीं होता। ये काफ़ी वैलिड स्टेटमेंट थी जो हमें RT के इस इंटरव्यू में मिली। लेकिन आगे मामलात किस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं अफगानिस्तान में, और एट द एंड ऑफ द डे जो तालिबान ने अपना वादा किया है वो अपना वादा खुद ही वफा कर सकते हैं। उनको जाहिर है कोई और इसके लिए शायद ही किसी हद तक फोर्स कर पाए, तो वो क्या अपना ये वादा, ये कमिटमेंट पूरा करेंगे जो कि उनका अपने अवाम से तो है ही, लेकिन फिर दुनिया भर से भी है, जिसके बाद वो फिर रिकग्निशन का भी दुनिया से मुतालबा करते हैं। आई एम जॉइंड ऑन दिस सेगमेंट नाजरीन बाय नन अदर देन मिस्टर रऊफ हसन, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन, और तमाम जो बैन अल-अक़वामी उमूर हैं अफगानिस्तान इन पे बहुत माहिर अरा रखते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड रऊफ साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। बहुत मेहरबानी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर, बट योर एसेंशियल व्यू, आपके इनिशियल रिमार्क्स क्या होने जा रहा है। इंक्लूसिविटी बहुत बड़ा सवाल, एक बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस स्टेटमेंट। हाँ, आपने अपने इब्तदाइया में बहुत से सवाल उठा दिए। अब मेरा ख्याल डिसाइड ये करना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू किया जाए। मेरा ख्याल इस वक्त जो तालिबान के बारे में जो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं उनको आप एक ब्रॉडली 3 या 4 सेगमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो ओपिनियन जो है वो अमेरिका का है, और उनकी जो कंटेंशन है वो ये है कि तालिबान के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात को इस्तवार करने से पहले उन्हें उसको अर्न करना पड़ेगा। वो अर्न का जो डिफ़ाइन करते हैं वो ये है कि उसमें जो उन्होंने वादे किए हैं, नंबर 1 इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शरीक होंगे, नंबर 2 ह्यूमन राइट्स, और ख़ासकर जिसका जिक्र आपने भी किया है, ख़वातीन के राइट्स, उनको पढ़ने के राइट्स और उनको नौकरी करने के राइट्स जो हैं जब ये देंगे तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हम उनके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के बारे में एंगेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मगरबी ममालिक हैं उनका भी मतलब मोर और लेस यही एक ओपिनियन है। वो इस वक्त जो है वेट एंड सी की पॉलिसी उन्होंने भी इख्तियार की हुई है, और वो देख रहे हैं कि जी कहाँ तक तालिबान जो हैं वो अपने जो वादे किए हुए हैं उनको कहाँ तक वफा करते हैं, तो उसके बाद बात करेंगे। तीसरा जो कंपोनेंट है वो इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसा कि आपको भी पता होगा कि पिछले 20 साल में जो अफगानिस्तान की हुकूमत की टोटल डिपेंडेंस जो थी अपनी सर्वाइवल के लिए, वो मगरबी ममालिक और मगरबी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस से जो पैसा आ रहा था उसके ऊपर थी, उनकी अपनी कोई अर्निंग वगैरह वो नहीं थी। अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, और इन डोनर ऑर्गेनाइजेशंस का भी जो इस वक्त अप्रोच है वो वही है जो कि वेस्टर्न ममालिक और वो जो अमेरिका की है, उन्होंने भी अपना फ्लो ऑफ कैपिटल जो है वो सारा वो बंद कर दिया है। दैट मीन्स कि इस वक्त अफगानिस्तान के पास
पास कोई पैसा भी नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है कि वहाँ एक कियोस या एनर्की की फ़ज़ा जो है वो क्रिएट हो सकती है। एज अपोज टू दैट इस वक्त जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। रादर दैन कि वो वेट एंड सी की बात करें, उन्होंने एक पॉलिसी जो अडॉप्ट की है और उसमें पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बहुत अहम किरदार है, वो फ्रंट फुट के ऊपर उन्होंने एक रोल प्ले किया है। वो ये है कि हम तालिबान के साथ इंगेज करेंगे, उनके साथ मिल के उनको इनकरेज करेंगे कि वो तमाम जो उन्होंने वादे किए हैं इंक्लूसिविटी के और ह्यूमन राइट्स के और वुमेन्स राइट्स के, वो उनको ताकि वो उनको पूरा कर सकें। Correct. और इस अप्रोच में जो बाकी रीजनल कंट्रीज़ हैं जिनमें चाइना, रशिया जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद वो शरीक हैं, इसके अलावा ईरान, पाकिस्तान तो है ही है, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी तमाम इसमें इस अप्रोच में उनके साथ शरीक है। और इसमें एक और बहुत अहम अंसर का इजाफा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने दुशांबे के दौरे के बाद। ये जो पंजशेर जो है, ये आपको पता है कि एक इशू है जो कि वहाँ ताजिक्स हैं ज़्यादातर, ये बॉर्डर करता है ताजिकिस्तान के साथ, तो उनको कोई रिजर्वेशंस थी इसके बारे में। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्पेशल इनिशिएटिव जो है उसके बारे में बात की है कि हम चाहेंगे कि जो तालिबान की हुकूमत है उनके साथ हम मिल बैठे और बात करें ताकि ये जो पंजशेर का मसला है उसको भी एक इंक्लूसिव तरीके से हल किया जा सके। हालांकि आज पंजशेर के ऊपर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है, और वो वहाँ जो सो कॉल्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट थी वो फिजल आउट कर चुकी है, वो लोग सब लोग भाग चुके हुए हैं। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और ताजिकिस्तान के सदर ने मिल के ये इनिशिएटिव लिया है कि जी हम इस मसले को भी बातचीत के जरिए हल करना चाहेंगे ताकि ये जो इंक्लूसिव हुकूमत बने इसमें लिटरली तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। और इस वक्त अफगानिस्तान की नीड भी ये है, ना तो इसको बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है, और ना ही कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वो चाहे जाए कि वो तालिबान हो या कोई और हो। इस वक्त जो अफगानिस्तान के मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं कि तमाम को एक कलेक्टिव एफर्ट मिलकर करनी पड़ेगी ताकि अफगानिस्तान के मसलों को एड्रेस किया जा सके और इसको आगे ले जाया जा सके। अच्छा रऊफ साहब, द लास्ट वी स्पोक विद यू, जब आपसे बात हुई थी वो बिल्कुल इनिशियल डेज थे जब ये फॉल ऑफ काबुल वगैरह, पंजशीर उस वक्त नहीं इन्होंने विन किया था तालिबान ने, लेकिन ये कि उस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये थी कि वेट एंड सी, हमारी भी यही अप्रोच थी कि हम देखेंगे। अब सर क्या वाइब्स हैं इस बारे में? ऑब्वियसली इस पे कोई ऑफिशियल तो अभी सो फार स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए आइडियली स्पीकिंग इन योर व्यू, और पाकिस्तान क्या कर रहा है? आई मीन आर दे इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग तालिबान सूनर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड नाउ? इसमें दो चीज़ें, दो कंपोनेंट्स हैं। ये एक बड़ा ही गंभीर किस्म का सवाल है और इसका कोई स्टेट यस और नो में जवाब देना बड़ा मुश्किल है इस वक्त। इसमें जो है, एक तो ये है कि जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि एक एंगेजमेंट की पॉलिसी है जिसमें कि नेबरिंग कंट्रीज़ एंड ब्रॉडली जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ सबके साथ मिलकर तालिबान की हुकूमत के साथ एक जो एक नेगोशिएशन है वो की जा रही है ताकि उनको इनकरेज किया जाए अपने जो प्रॉमिसेस हैं उनको फुलफिल करने का। ये एक है। अब ये रहता है कि क्या हम जो रिकग्निशन का है एलिमेंट, और ये बहुत अच्छी अप्रोच है, ये बहुत अच्छी, इसमें तमाम ममालिक जो हैं वो शामिल हैं और एक कलेक्टिव अप्रोच है। और मेरा ख्याल है कि इससे जो चीज़ अखज़ की जा सकती है वो ये है कि शायद कोई भी मुल्क जो रीजन का है वो अपने तई अकेला तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज ना करे। हाँ। लेकिन क्या इसके साथ जो सवाल उभरता है वो है कि अब कब तक आप इसको पेंड कर सकते हैं? क्या आप 6 महीने, साल, 2 साल, अगर खुदा न ख्वास्ता तालिबान वो तमाम जो प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल नहीं करते और कुछ उसमें से रह जाते हैं, उनकी अपनी इंटरनल जो तजादात हैं या और वजूहात की वजह से वो नहीं करते, तो क्या आप इसको टू परपेचुअली पेंड कर देंगे? Exactly, मेरा ख्याल है कि वो एक सवाल है जिसका कि जवाब देना, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, बड़ा मुश्किल है इस वक्त। लेकिन जो मेरी एक फीलिंग है कि आप इसको बहुत ज्यादा देर तक इसको पेंड नहीं कर सकते। अच्छा रऊफ साहब, इसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का खासा अमल दखल है। हमने ये भी अर्ज किया है मगरबी दुनिया को कि ये चीज़ ना हो, इसको एवर्ट करने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इस पे कितनी कंसर्टेड एफर्ट्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की? पाकिस्तान तो खासा कुछ कर रहा है डिस्पाइट आवर लिमिटेशंस फाइनेंशियल एंड अदर्स एज वेल। हम बहुत कुछ कर रहे हैं वहाँ पर इस क्राइसिस के लिए। वेस्टर्न वर्ल्ड की क्या कीननेस है? वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में तो मैंने अभी आपको बड़ी डिटेल में उनका अप्रोच जो वो बताइए, वो तो वेट एंड सी की अप्रोच कर रहे हैं। एंड नॉट इवन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो 3 चीजें आती हैं। एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, उनकी पॉलिसी तो वेट एंड सी की है कि जी तालिबान आगे बढ़ेंगे, अपने जो प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल करेंगे तो उसके बाद हम एंगेज करेंगे। उनके बाद उनकी डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी यही अप्रोच है, वो भी अभी वेट एंड सी की पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किए हुए हैं। तीसरा जो है यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने $1.1 बिलियन जो है वो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की मदद के लिए इकट्ठा भी किया है, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन आज तक की है वो ये है कि अभी वो उसको डिस्पर्स करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के पास कोई इकोनॉमिक कैपिटल जनरेशन की कोई एक्टिविटी नहीं है। तो लाजमी बात है, तनख्वाहें देनी है उन्होंने, बाकी जो रियासत के मामलात है वो चलाने हैं, तो इसमें जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो रीजनल कंट्रीज़ के ऊपर आ जाती है। एंड पाकिस्तान अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले कर रहा है। हम जो ट्रक्स हैं उनके लिए वो ईटेबल्स के जो खुराक वगैरह के ट्रक्स जाने शुरू हो गए हैं, आज मेरा ख्याल है अद्वियात वगैरह सब जा रही हैं। चीन जो है उसने भी एक छोटी सी ट्रांस जो है उसका अनाउंस किया, वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि बाकी भी जो ममालिक हैं, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरी अपनी ज़ाती अप्रेजल है कि एट द एंड ऑफ द डे चीन के कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी भी आएगी, और वो चूंकि इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ वो बिल्कुल अपना रोल जो है वो प्ले करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, इसलिए शायद ये हो सकता है कि विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इट कुड बी अ फ्यू वीक्स, चीन जो है वो एक मेजर प्लेयर के तौर के ऊपर ऑलरेडी मेजर प्लेयर है, लेकिन ये कि वो मजीद जो है उसमें एक रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस जो उनकी जो है वो ज्यादा उभरती हुई मुझे नजर आ रही है। अच्छा रऊफ साहब, चूंकि आप ही की गुफ्तगू से ये डिराइव्ड एक सवाल ये है कि क्या ये अप्रोच ठीक है? आई मीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी निमटने के लिए उसके ऊपर भी वेट एंड सी की अप्रोच, इज दिस फेयर इन योर ओपिनियन? मैं आज मेरा एक आर्टिकल आया, मैं ये लेके आया था, ये है, इसमें देखिए आप पढ़ से, इसका जो कैप्शन है वो है एंगेजमेंट नॉट अबैंडनमेंट। तो ये जो मैंने तो ज़ाती तौर के ऊपर मेरी पोजीशन ये है कि कुछ ऐसे रेल्म्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर नज़र आ रहा हो, या कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन होता हो, और इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक स्टेटमेंट SCO में शंघाई में शामे में जो उनकी स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम की जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अफगानिस्तान को ना वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट ना होने दें, और किसी किस्म का और भी जो वहाँ है कियोस वगैरह जो है उसकी तरफ ना जाए। तो उसमें तमाम ममालिक को अपना रोल प्ले करना है, और उसमें चूंकि ज़्यादातर कैपिटल जो है वो वेस्ट से आता है, डोनर ऑर्गेनाइजेशंस वहीं से कंट्रोल होती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनको शोल्डर करनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त तक जो इंडिकेशंस हैं वो ऐसे नहीं हैं कि मैं कह सकूं कि जी हाँ वो अपना रोल प्ले करने के लिए। और आपको ये अबैंडनमेंट लगती है? मुझे बिल्कुल ये अबैंडनमेंट लगती है, बिल्कुल अबैंडनमेंट लगती है, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट बाय द वे, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट इंडीड। और लेकिन तालिबान का जो वादा है सर, इसमें ये भी तो एक बहुत बड़ा ये प्री रिक्विजिट इसको बना देते हैं। इन योर व्यू आपको क्या लगता है? क्योंकि एक टग ऑफ वॉर है, अगर वो अपने वादे वफा नहीं करते हैं, उनको रिकग्निशन में मसाइल हैं, इन चीज़ों में मसाइल हैं, लेकिन अगर वो वफा कर देते हैं तो प्रोबेबली उनके अपने फुट सोल्जर्स इससे इतने खुश नहीं हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कमेंट करना चाहूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है उनके अंदर जिसकी के बात की जाए, या जिसकी बेसिस के ऊपर कोई पॉलिसी मेकिंग में कोई खलल आए। वो मेरा ख्याल है कि तमाम यूनिफाइड हैं इस मसले के ऊपर। सिर्फ ये है कि वो अपना वक्त ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा है जी कि हम तमाम हकूक देंगे शरिया के मुताबिक। तो ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता, और ये टोटली इस इतनी तेज़ी से अफगानिस्तान को फतह करने का शायद उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि ये सारा अमल जो है ये महीनों की बजाय दिनों में हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि वो इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इसके ऊपर। सो हमें उनको टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। जहां तक है हकूक का सवाल है, देखिए इंक्लूसिव हुकूमत में उन्होंने 3 नॉन पश्तून शामिल किए हैं, और बाकी के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम उनके साथ एक बातचीत जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। सो आई एम श्योर कि उनको कन्विंस किया जा सकता है। दूसरा, खवातीन के हकूक के बारे में और नॉर्मल इंसानी हकूक के बारे में, देखिए वहाँ कोई वायलेंस नहीं हुआ, अभी तक कोई वायलेंस सपोर्ट नहीं हुआ। जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था जब वो आए थे 1996 से लेके 2001 तक वो रहे हैं, तो वो एक वायलेंस डेली रिपोर्ट हो रहा था। इस वक्त तक कोई वायलेंस जो है वो वहां से रिपोर्ट नहीं हुआ। प्राइमरी स्कूल में बच्चियां जो हैं उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। आज से स्कूल खुल गए हैं, उस्ताद आ गए हैं, और वो बाकायदा स्कूल के ऊपर जा रही हैं। तालिबान की जो स्टेटमेंट है सेकेंडरी स्कूल के लिए, जो हाई स्कूल जिसे हम कहते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा जी कि हम बहुत जल्द फैसला करेंगे, हम मैकेनिज्म जो है वो तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है। सो मेरी नज़र में मैं फील करता हूँ कि शायद ये प्रोसेस स्लो हो, इतना तेज ना हो, लेकिन ग्रेजुअली जो है तालिबान की हुकूमत जो है वो उस तरफ बढ़ रही है। और मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे वो इन तमाम जो उन्होंने वादे किए हुए हैं उनको डिलीवर करेंगे। लेकिन अगर आप कहें जी कि वो चट मंगनी पट ब्याह वाला मसला हो जाए, तो वो नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने जो कुछ भी करना है उन्होंने देखना है कि वो सस्टेनेबल भी है, उसको वो रिटेन कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, और वेदर ये सारा कुछ जो उनके कहने के मुताबिक इस्लामी शरिया के मुताबिक है कि नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुनासिब होगा कि जो दुनिया के ममालिक हैं वो उनको वक्त दें, ताकि वो और उनको इनकरेज करें, उनके साथ एंगेज करें, ताकि वो इन तमाम वादों को फुलफिल कर सकें।
और इसमें अब जाहिर है पाकिस्तान हैज कम इनटू प्ले। पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि हम इस पे मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे। सर आपको नहीं लगता है इसमें एक किस्म का जो क्रिटिसिज्म है वो हमारी तरफ गालिबन ये कि और मजीद लेवल होना शुरू हो जाएगा कि जी आपकी क्या, आपको लेवरेज हासिल है विद द तालिबान, और फ्रैंकली स्पीकिंग कि हमें कोई लेवरेज हासिल है भी या नहीं, कि अगर हम इसमें एफर्ट डालते हैं विल दे बी कन्विंस्ड? देखिए ये एक पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। हमने हमेशा कहा है कि जी हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस इस किस्म का नहीं है। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको परसुएट कर सकते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस ये नहीं है कि हम उनको ऑर्डर कर सकें। और ये बात उन्होंने भी कही है कि हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने ये हमेशा कहा है कि जी, और हमने उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल भी किया है मोना। हमने उसमें जो अमेरिका के जो नेगोशिएशंस हुए तालिबान के साथ, वो किसने फैसिलिटेट किए? पाकिस्तान ने किए। उसके बाद जो इंटर अफगान डायलॉग जो था वो किसने इनिशिएट करवाया? पाकिस्तान ने करवाया। तो इस इन्फ्लुएंस की रिफ्लेक्शंस और मैनिफेस्टेशंस तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है ना। लेकिन अगर आप ये फील करते हैं या दुनिया ये समझती है कि जी आप उनके सर के ऊपर हथौड़ा लेके खड़े हो जाएं और उन्हें कहें जी कि हम आपको सर तोड़ देंगे अगर आप ये काम नहीं करेंगे, तो वो काम नहीं होगा। और आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि वहां पर कोई भी चीज अगर थोड़ी सी भी इधर से उधर हो तो आपकी तरफ से कंडेमनेशन भी आए, फिर ये भी एक्सपेक्टेशन? वो तरीका नहीं है। हमारी पॉलिसी इज पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट। आवर पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट, नॉट ये कि जी हम उनको डिस्करेज करें या उनको गालियां दें, उनको ये करें या वो करें। वो नहीं होगा। ये वेस्ट की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन कम से कम रीजनल कंट्रीज की इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बल्कि लेड बाय पाकिस्तान, ये पॉलिसी नहीं है। हमने पहले दिन से कहा है कि हम तालिबान के साथ शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन हम उनके साथ एंगेज करेंगे। फेयर इनफ। अच्छा रऊफ साहब, इसमें जाहिर है प्राइम मिनिस्टर का एक दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने आरटी को इंटरव्यू दिया, वैसे तो उसमें एक और स्टेटमेंट काफी आपने देखा है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग परवेज मुशर्रफ, लेकिन आई स्टिक टू द टॉपिक कि हम ये जो यूएस विड्रॉल के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि अनफेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है ये जो बाइडेन पर कि उन्होंने क्यों अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया, पहले दिन से जब पता था कि यही सोल्यूशन है। आई मीन चले पहले दिन से नहीं, लेकिन इनको काफी अरसे से ये रियलाइजेशन आ चुकी थी, डोनाल्ड ट्रंप को भी आ चुकी थी। नहीं, जो बाइडेन की हुकूमत को तो पहले दिन से पता था, बिकॉज देखिए ये जो मुआहदा हुआ था विड्रॉल का, जिसमें कि टाइमलाइन दी गई थी, वो मुआहदा हुआ था 29 फरवरी 2020 को, 2020 को, ठीक है। तब से पता था जी 15 महीने में, और वो जो था वो 31 ऑफ मई डेडलाइन थी। बाइडेन साहब ने आके उसको एक्सटेंड किया है बाय 3 मंथ्स। उन्होंने कहा जी कि हम 31 ऑफ अगस्त तक, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 3 मंथ्स तक उन्होंने उसको एक्सटेंड किया है। वो एक्सटेंड करने का भी जो बेसिक मकसद किसी की समझ में आता है या मेरी समझ में आता है, वो ये था कि जी उसके लिए तैयारी की जा सके, प्रॉपर तैयारी की जा सके। अब हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम यह हुआ है कि लोग जितनी भी प्रोजेक्शंस थी मोना तालिबान की जीत के बारे में, ये तो प्रोजेक्शन कॉमन थी कि हाँ ये ले लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे ये अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन किसी प्रोजेक्शन का ये हिस्सा नहीं था कि 15 दिन में ही हो 15 दिन में, करेक्ट, ठीक है। ये बेसिक एक इशू था, इसके लिए हम भी तैयार नहीं थे, तालिबान खुद भी तैयार नहीं थे। अमेरिका को भी ये शायद ख्याल था कि अभी ये पीछे है और 9/11 तक तो जाएगा ही साहब बैठे होंगे, वो बैठे होंगे, हम अपनी जो इवैक्यूएशन है उसको कंटिन्यू कर। सो बेसिक जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इवैक्यूएशन के ऊपर हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल जायज़ है कि ये बेजा क्रिटिसिज्म इसलिए है कि कोई भी प्रोजेक्शन, किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्शन, रीजनल प्रोजेक्शन में ये शामिल नहीं था कि 15 दिन के अंदर अंदर जो तालिबान है वो काबुल के अंदर बैठे होंगे। तो ये मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल 100% उनके साथ हूँ इस मसले के ऊपर। एक ड्रोन अटैक पे भी तो उन्होंने कहा है इसको एक और भी कॉन्टेक्स्ट में लेना, जैसे हमारे मुल्क में होता है, बात जस्टिफाइड हो या ना हो, लेकिन जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, जो इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से आप जो हुकूमत है उसको निशाना तो बनाते हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन साहब उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस का भी शिकार हो रहे हैं ना, जो इंटरनल जो है उसकी वजह से उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा है। और वो ब्लिंकन जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी बड़ी ग्रिलिंग हुई है वहाँ सेनेट में भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी। तो ये है, दिस इज ये मौजूद है बिल्कुल। लेकिन सर थोड़ा सा तो देना चाहिए उनको, मेरा ख्याल है, लेवरेज, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने जैसे जिस तरह से वो तेज़ी में गए, आई मीन उन्होंने अपने पेट डॉग्स डिजर्ट किए वहाँ पर और फिर यहाँ पहुँचे वो लोग, तो इधर पहुँच के भी आपने देखा कि आई मीन पाकिस्तान हैज़ हेल्प देम इन मैग्नानिमस मैनर, जिस तरह से हमने उनकी इनकलाब में मदद की मुझे है। कुछ और कहने को जी चाह रहा है, मैं कह देता हूँ, कोई नहीं। कि देखिए पाकिस्तान वैसे तो उनके हज़ार लोग जो हैं उनको यहाँ ला के ठहराने में और उनको जहाज़ों पे चढ़ाने के लिए बहुत महफूज है, लेकिन न्यूजीलैंडर्स के लिए हम महफूज नहीं है, और उनकी टीम जो है वो लास्ट मोमेंट के ऊपर चली जाएगी। बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनकी, जब वेस्टर्न वर्ल्ड की जो अप्रोच और उनके एटीट्यूड्स हैं उनको इवेलुएट करते हैं, तो बहुत सी इनहेरेंट सर आपने बात करी दी है तो इस पर फिर मजीद
मजीद बता दें, डू यू सी दिस एज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर गेम? आपको लगता है, या आपको लगता है ये उनका स्ट्रिक्टली सिर्फ सिक्योरिटी बेसिस पर ये उनका किया गया? मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज थी जिस तरीके से उन्होंने ये किया है, जो The तरीका, haste and जो last मतलब जो moment. हेस्ट के साथ बगैर शेयर किए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, अगर उनके कंसर्न्स थे तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करती, पीसीबी के साथ करती, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन कंसर्न्स को जेन्युइन समझती तो शायद उनको खुद एक कंसेंसस होता कि ठीक है जी आप ये मोहरा। लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने टॉस के ऊपर नहीं पहुंचे, वो मतलब हमारे कप्तान साहब वहां खड़े हुए टॉस के ऊपर उनका इंतजार कर रहे हैं, आई थिंक दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर ये ड्रोन अटैक भी तो माना है अब, आई मीन जस्ट बिफोर द एग्जिट, तो ये चीजें भी हमारे सामने हैं, तो हाउ डू यू सी दिस? अब इसके ऊपर भी जाहिर है यहाँ पर भी एक रिएक्शन आएगा, जाहिर है एक यूएस की तरफ से तो रिएक्शन है ही, उनको भी लगता है कि उन्होंने जिस तरह से इनखला कराया है, इतना जानी नुकसान, माली नुकसान, और अब उस पर करप्शन की बातें हम कर रहे हैं कि एट द हैंड्स ऑफ एक्स अफगान गवर्नमेंट, तो वो थोड़ा सा मैं कह रही हूँ कि लेजिटिमेसी दे सकते हैं ना हम उनको। दो बातें आपने कर दी ना। एक तो आपने ये ड्रोन अटैक्स की। अब आपको ग्रांट करना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने कि एक कंसिस्टेंटली ड्रोन अटैक्स के खिलाफ एक पूरा लिटरली जहाद जो है वो किया है, साल से कर हमेशा से, और हमारी हुकूमतें जो थी वो कंप्लिसिट थी। और ये आपके पता है, ये अब आर्काइव्स में से जो मटेरियल्स निकले उसमें ये मौजूद है कि हमारा उनके साथ जो एग्रीमेंट था वो ये था जी कि आप अटैक करते रहें, हम आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, लेकिन वो मतलब हमने सिर्फ अपनी पब्लिक व्यू को जो हमने केटर करना है। तो हमारी हुकूमतें इस हद तक कंप्लिसिट रही हुई हैं अमेरिकन के साथ पास्ट में, जिसकी वजह से इमेंस कोलेट्रल डैमेज, बहुत सी मासूम और बेगुनाह जाने जो हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब जो हैं, औरतें मर्द सब जो है वो ड्रोन अटैक्स की, शादियों के ऊपर जो है वो अटैक किए गए हैं, जनाजों के ऊपर अटैक किए गए हैं, मतलब जो उनकी जो कंडेंस किस्म की लिविंग एरियाज थे उनके ऊपर अटैक किए हुए हैं जहाँ किसी किस्म के कोई टेररिस्ट मौजूद नहीं थे। तो ये तो एक हुआ कि ये जो ड्रोन अटैक्स जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और जिस तरह से मतलब गैर इंसानी तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है, मेरा ख्याल है कि अब उसकी जो लेटेस्ट जो है जो शाखसाना है वो आपने बयान किया है, जिसमें कि 10 लोग जो हैं वो मारे गए और उन्होंने वहाँ अटैक किया हेल्फायर का ये समझते हुए कि ये लोग जो हैं ये टेररिस्ट हैं, हालांकि वो उन्हीं के साथ काम करने वाला एक शख्स था, उसकी फैमिली थी, और अब उन्होंने अपोलोजाइज किया है। लेकिन उस फैमिली ने कहा जी कि ये सिर्फ अपोलॉजी जो है वो नहीं चलेगी, उनको चाहिए कि सामने आके बैठ के बात करें कि क्या किस तरीके से इसका अजाला करना है। सो दैट्स अनदर स्टोरी। इसके साथ साथ आपने दूसरा एक पॉइंट जो है वो रेज किया था, जो आपने सवाल में वो क्या था जो रिगार्डिंग, आई थिंक ये जो आप कह रहे थे कि जाहिर है उसकी डोमेस्टिक उनकी लेजिटिमेसी उनको देना अमेरिकन को फॉर द विड्रॉल उनके अपने लैंड में वो तो हो गया। हाँ, वो जो था कि जी वो हुकूमत जो थी उसकी करप्शन की बात आप कर रहे थे, आप करप्शन की बात देखिए। वो सिगार के पेपर्स आप पढ़ लीजिए जो कि लाइन जो है, जिसमें कि वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 साल की लीगल बैटल के बाद वो उनको पब्लिश करवाया। अमरुल्लाह साले के घर से वो निकले, वो उसमें से बहुत कुछ है उसमें। सिगार के पेपर्स जो है उसमें से 3 4 5 6 बातें बहुत अहम है। एक तो करप्शन है, एंडेमिक करप्शन जो थी, क्लिप्टोक्रेसी के नाम लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया वहाँ उसका, और वो एंडेमिक करप्शन हर जो हुकूमत का फर्द था उसने पैसा बनाया। अमेरिका के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो उनके साथ इवन मीनियल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने पैसा बनाया, और वो पैसा इस तरह से नहीं था कि उनको काम के एवज मिल रहा था, बल्कि वो रिश्वत के तौर के ऊपर उनको दे के फिर उसमें से बांट होती थी मुख्तलिफ लोगों की जो जेबों में जाता था। करप्शन का डिसफंक्शनैलिटी थी। फिर ये कि जी सब कुछ ठीक हो रहा है का नारा लग रहा था, जबकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर उनकी फौज में जो कहते हैं जी कि क्यों वो सारा रेत की दीवार की तरह वो बह गई, वो इसलिए बही कि जी 60% जो फौजी थे, जिनको कि आपने कहा जी कि वो फौजी हैं, वो घोस्ट सोल्जर्स थे, उनकी तनख्वाहें जा रही थी लेकिन वहां कोई सोल्जर है ही नहीं था। फिर आपने ये उन्होंने कहा जी कि जो आपकी पुलिस फोर्स थी उसमें आपने ड्रगीज को रिक्रूट किया। फिर आपने ये कहा कि पुलिस फोर्स में, ये सिगार के पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो आपने तालिबान सिंपथाइजर्स तक को भर्ती किया वहां। फिर जो मिसमैनेजमेंट थी, फिर आपने जो डेमोक्रेसी का कल्चर, जमहूरियत का कल्चर वहां इंपोज करने की कोशिश की ऊपर से, बिल्कुल वो काबुल की हद तक था, बाकी सारा मुल्क जो अफगानिस्तान वो तो वही था, एक डिफरेंट, देखिए ट्राइबलाइज सोसाइटी है। ये चेंज जो होती है, ये जो चेंज होती है, इस किस्म की चेंज अंदर से इवॉल्व करती है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व करती है। कोई बंदा आके मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कहे जी कि नहीं तुम अब ऐसे नहीं करना, तुमने ये करना है, तो ऐसे लोग करते नहीं है, खासकर अफगान सोसाइटी जो कि बहुत ही ट्राइबलाइज्ड है, और उनका जो एक जो रवैया है इन चीज़ों के बारे में, वो मेरा ख्याल सबको पता है। तो आपने एक ऐसी चेंज लाने की कोशिश की जो कि पॉसिबल ही नहीं थी। और फिर ये कि एक नेवर एंडिंग वॉर के आप वहाँ बैठे हुए हैं, ये जानते हुए कि जो हिस्ट्री आपको क्या टीच करती है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स तक का वहाँ डाल दिया गया। तो ये मतलब इनकी जो पॉलिसी के अंदर फ्लॉस
बहुत मौजूद थे, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो वो तो हो ही नहीं सकी बिल्कुल। वो उसके लिए आपको सिगार पेपर्स का मैंने रेफरेंस दिया, उसको आप पढ़ लीजिए, उस पर सारा कुछ है कि किस तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि सब कुछ ठीक हो रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ग्राउंड रियलिटी ये कहती थी कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा था। सो एक 20 साल तक उन्होंने एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट की जो कि टोटली फॉल्स और गलत थी। और ये भी जाहिर है ये एक चीज़ मजीद उनके क्रिटिसिज्म को ये लेजिटिमाइज करती है कि अब उनको क्या पता नहीं था, 20 सालों से ये मामला चलता रहा। लेकिन खैर रऊफ साहब, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम ऑन दिस सेगमेंट, बट वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमें ज्वाइन किया। एंड नाजरीन, अ वेरी इंसाइटफुल टॉक विद मिस्टर रऊफ हसन। तमाम मामला कैसे अब आगे जाकर अनफोल्ड होगा, पाकिस्तान का क्या रोल होगा, तमाम अब इस वक्त हमने पहले सेगमेंट के तहत इसको ज़ेरे गौर रखा। लेट्स सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रोग्राम। ब्रेक पे चलते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। एहसास कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले खानदानों के लिए तालीमी वज़ाइफ का इजरा। नर्सरी तक 12वीं जमात। लड़कियों का वजीफा लड़कों से ज्यादा। लड़कियों के लिए प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने पर 3000 रुपए बोनस भी। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के हमरा उनका नादरा बे फॉर्म, तालीमी इदारे में दाखिले के तस्दीक शुदा फॉर्म समेत नजदीकी दफ्तर तशरीफ लाएं। तालीमी वज़ाइफ के लिए अपनी अहलियत जानने के लिए हमारा वेब पोर्टल विजिट करें। एहसास हुकूमत पाकिस्तान। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। तुर्कों का मकसद अब आजाद रियासत का कयाम है, जो हर सूरत पूरा होगा। चलो भाइयों, पीछा करें इसका। अगर कोई अफरा तफरी हुई तो हम उसे ठीक करना जानते हैं। अर्तुरुल को रियासत के अंदर कुछ ताकतें पसंद नहीं करती। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे। अगर मुजरिम आपके कबीले के नहीं है तो जल्द तलाश करें असल मुजरिम को। इन पर हमला तुमने किया है। सरदार हूँ इस इलाके का मैं। मुजरिमों को तलाश करूंगा और सजा भी दूंगा उन्हें। बच्चों को देखती मेरा खुद दिल पड़ता है। हमें नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए बस। कराची की सनतों में मजदूरों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले कवानीन
अमल दरामद के लिए मुंतजर ही रह गए। 2012 में बल्दिया टाउन के बाद 27 अगस्त को मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी सूबाई हुकूमत के कवानीन के नफाज में नाकामी का मुंह बोलती तस्वीर है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री को कराची के शहरी अभी भूले भी नहीं थे कि रवां साल कराची के रिहायशी इलाके मेहरान टाउन फैक्ट्री में भी इसी नौयत का एक और वाकया पेश आ गया। इस आतिशज़दगी के वाकये में 16 मजदूरों ने अपनी जान की बाजी हार दी। मरने वालों में लियारी के 3 भाई भी शामिल थे, जिनका खानदान उजड़ गया और उनके मासूम बच्चे बेसहारा हो गए। मेरे 3 बेटे थे, जिस बड़ा था वो मोहम्मद इरफान था, उसके 4 बच्चे थे, और उससे छोटा मोहम्मद फरमान था, उसके 3 बच्चे थे, एक होने वाला भी। अच्छा, तीसरे नंबर पे मोहम्मद फरहान था, उसके भी 3 बच्चे थे। अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, खाली जो भी आ रहा है दिलासा दे रहा है। मेरे में अभी इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं इनका कुछ कर सकूं। पाकिस्तान टेलीविजन की तहकीकाती रिपोर्ट ने इस वाकये की भी निशानदही की जो 9 साल कबल 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में रूनुमा हुआ था, जहां किसी कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और पूरी फैक्ट्री आग की लपेट में आने के बावजूद बाहर निकलने के रास्तों को ताले लगाकर बंद कर दिया गया था। 20-25 लोग जो थे उनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, इसलिए कि उनकी इतनी बुरी तरह से वो जिस्म उनके जल गए थे कि वो DNA से भी शनाख्त नहीं हो पाए, कि या वहाँ वो भी फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं थी। यहाँ तो कम लोग शायद काम करते थे, लेकिन वहाँ तो कोई 1700 लोग काम करते थे, उन पर सारे कानून लागू होते। और वेलकम बैक नाजरीन, अगले सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सानिया बल्दिया फैक्ट्री 2012 का ये दिलखराश सानिया, जिसमें 260 कम से कम 260 अफराद लुकमा अजल बन गए और इसके काफ़ी सारे आज पहलू हैं। ये आपने जैसे रिपोर्ट मुलायजा की, ये स्पेसिफिकली जो रिपोर्ट हमारे PTV न्यूज़ ने बनाई है ये थी रिगार्डिंग फैक्ट्री जो ये कंप्लायंस है फैक्ट्री कवानीन पर, और जो गैर कानूनी फैक्ट्रीज़ जो बनाई गई हैं किस तरह से बनाई गई हैं और रिहायशी इलाकों में उनकी ये जीती जागती मिसाल है। इस किस्म के साने है जैसे बल्दिया टाउन, ये बल्दिया फैक्ट्री का वाकया हुआ, बिल्कुल उसके कुछ अरसा बाद मेहरान टाउन फैक्ट्री का हमने बिल्कुल एक मिलता जुलता वाकया देखा। तो इससे ये मालूम होता है, और अभी भी जो वहाँ के लोग जो मुतासरीन हैं, उनके ख़ानदान हैं, वो ये बताते हैं कि इस किस्म के जो कवानीन हैं सिंध हुकूमत की तरफ से और फैक्ट्रीज़ का निफाज रोकना, गैर कानूनी फैक्ट्रीज़ का निफाज रोकना रिहायशी इलाकों में, वो कवानीन इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद के आज तक मुंतज़िर क्यों नज़र आते हैं? प्राइमरीली आज ये सवाल हम टेबल करेंगे इस सेगमेंट के तहत। और दूसरा जाहिर है जो इसका जुज़ है वो कानूनी जुज़ है, चूँकि ये मामला एक तरह से अब सब्जुडिस भी है। कवानीन का तो एक जिक्र है अपनी जगह, लेकिन जो सज़ाएँ जो इसमें गुनहगार थे जिनको सज़ाएँ देनी थी, एक MQM के सेक्टर इंचार्ज और उनके साथी अब्दुल रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया नामी ये जो 2 लोग थे, इनको ATC ने सजाए मौत दी थी। फिर उन्होंने ये फैसला ATC का सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट अभी एज वी स्पीक ये केस सुन रहे हैं और ये इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और सिंध हाई कोर्ट की तरफ से ये भी एक खासा दिलचस्प बयान आया है कि अगर कुछ लोगों को अगर बचाया जा रहा है या अगर कोई बिग फिश को बचाया जा रहा है तो उसके ऊपर भी सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि वो लोग नोटिस लेंगे। खैर, एज वी स्पीक ये मामला सब्जुडिस है। दोनों पहलुओं पर बात करने के लिए हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड, बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं, और जनाब आलमगीर खान, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची से हमारे साथ बजरिया स्काइप हैं। दोनों हजरात को बहुत वार्म वेलकम, खुश आमदीद। बैरिस्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ, बताइएगा ये जो फैक्ट्री कवानीन है, वैसे तो इस पूरे सेगमेंट के बाद हमें सिंध हुकूमत से एक वजीर ज्वाइन करेंगे आपकी जमात से, उनसे हम ये ज़्यादा वैलिड ये सवाल पूछेंगे, लेकिन आप अगर इसमें कुछ बताना चाहें तो बताइए नाजरीन को हमें कि ये क्यों ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये जो अमल दरामद है फैक्ट्री कवानीन पर, इनके सेफ्टी, इनके प्रिकॉशंस पर, कि कहाँ पर फैक्ट्रीज कायम हो सकती हैं, कहाँ नहीं हो सकती, उनके ऊपर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं है और ये शिकायत क्यों मौसूल हो रही है? मोना, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल डिफरेंट, और आपकी रिपोर्ट में अनफॉर्चुनेटली 2 मुख्तलिफ चीज़ों को क्लब किया गया है। मेहरान टाउन फैक्ट्री जो है, फायर जो है, वो एक एक्सीडेंट है, और जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कवानीन और फैक्ट्रीज एक्ट बिलखसूस उसकी अगर कोई वायलेशन हुई है या लोगों ने खुद साख्ता रेजिडेंशियल एरियाज में बनाई हैं और उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई और वहाँ पे कोई नेग्लिजेंस हुई है, उस पर तो यकीनन सिंध हुकूमत का मुतलका डिपार्टमेंट जिम्मेवार भी है, और मैं समझता हूँ कार्रवाई भी उन्होंने की होगी और हो भी रही है। और ये कराची स्पेसिफिक नहीं है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों तक जो है
आपने देखा है कि रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है, प्लाजों के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री और लोग छोटी छोटी फैक्ट्रियां और निटिंग मशीन्स लगाकर कारोबार करना शुरू कर देते हैं और शायद अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते या टैक्स की वजह से या बिजली के रेट्स बचाने के लिए मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। जहाँ तक आपने बल्दिया फैक्ट्री की आपकी रिपोर्ट में बात हुई, देखिए बल्दिया फैक्ट्री एक एक्सीडेंट है, एक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है जो दीदा दानिस्ता तौर पर की गई उस वक़्त की भट्ठा माफिया, और ये बात डॉक्यूमेंट पे है और 264 लोगों को वो तो बिल्कुल एक्ट ऑफ टेररिज्म है बल्दिया फैक्ट्री जी। बल्दिया फैक्ट्री इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, यस, ये तो एटीसी में कोर्ट चला है, I mean ATC में ये सारा केस चला है। That is why it went to ATC. So yes. you can't compare Mehran factory with Baldia factory. Baldia factory एक अपने standalone environment में थी। उस वक्त का जो regime था, उस वक्त के जो लोग थे जिस वक्त जिनके खिलाफ हमारे आज के हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड भी गए थे डॉसियर लेकर और उन्होंने उसके खिलाफ केस करने थे। आज वो नफीस लोग हैं, इत्तेहादी हैं, इनके कुछ नहीं कहते। और उसमें जो लोग GIT रिपोर्ट है बल्दिया फैक्ट्री के ऊपर, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कोई बंदा नहीं है ना। और उस वक्त जो लोग नामजद हुए या जिन लोगों के ताने बाने मिलते थे वो या GDA के लोग हैं या MQM के लोग हैं, तो ये भी देखना है। लेकिन उसके बावजूद ATA में मुकदमा चला और 2012 का ये वाकया, 8 साल बाद 2 लोगों को जो है वो सजा हुई और उसकी अपील अब सिंध हाई कोर्ट में और जिसका आप जिक्र कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको एक वाइडर कैनवस में देखना है, हमें अपने कवानीन को बेहतर भी करना है। और सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिलेशन के कवानीन और फैक्ट्रीज और लेबर और एम्प्लॉयर्स के दरमियान जो उनके मामलात हैं और फेडरेशन ऑफ जो हैं एम्प्लॉयर्स एंड जो आपकी जो लेबर यूनियंस हैं, सबके साथ बैठकर सबसे ज़्यादा अगर लेजिस्लेशन हुई है तनख्वाहों में, उनके बेनिफिट्स में, वर्कर्स मैन कॉम्पनसेशन एक्ट के बीच में, अगर सिंध ने वाहिद सूबा है जिसने सबसे ज़्यादा लीड किया और बाकी प्रोविंसेस ने अभी बहुत लेजिस्लेशन इसमें करनी बाकी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ऑल इज वेल तो वो तो कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि इसकी और ये कंपेरेबल बैरिस्टर साहब हम इसी सेंस में कह रहे थे कि दोनों आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है, एक एक्सीडेंट है, लेकिन कंपेरेबल और जो कदर मुश्तरक है दोनों वाकयात में वो ये है कि रिहायशी इलाकों पे इनको कायम किया गया था। दिस इज द पॉइंट। मैं इसकी तरफ लौटती हूँ आपकी तरफ कि आप मजीद इलाकों में आप जरूर वो एनफोर्समेंट का एरिया मैं लौटती हूँ इस पे बैरिस्टर साहब, अलाउ मी। मैं जरा बैठे हुए अगर आप मिसाइल मार दें और उसका घर जला दें या बलवा कर दें, या किसी को दुकानदार को जो बैठा है अपनी दुकान में अपना काम कर रहा है उसके ऊपर आप दंगा फसाद करके गुंडे डाल दें और आग लगा दें और उनको उनके सारे कुंबे को जला दें, तो हाँ मैं बिल्कुल, लेकिन ये कि ये इन कवानीन की कंप्लाइंस, इसके ऊपर मैं लौटती हूँ आपकी तरफ। मैं मीनवाइल आलमगीर साहब से भी उनका इनपुट लूँ। जी आलमगीर साहब, आपका क्या इस पे ख्याल है? ऐसे तो है दोनों वाकयात मुख्तलिफ इस सेंस में हैं, ठीक है, एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है, एक एक्सीडेंट है, लेकिन ये कदर मुश्तरक है। और आप बहैसियत कराची आइट आप जरा हमें बताएं कि वहां पर ये जो कवानीन है फैक्ट्रीज के निफाज के हवाले से, उनमें क्या कोई बेहतरी आई है दो इतने संगीन किस्म के वाकयात के बाद? देखिए, इन्होंने ठीक कहा कि ये दोनों वाकयात मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में यकसा चीज ये है कि हमें सूबाई हुकूमत, इनके इदारे कहीं नजर नहीं आए। इस हर कोई इंडस्ट्री कायम होती, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते, उसके इदारों की अप्रूवल्स होती, इदारा अगर कोई ऐसा वाकया जन्म लेता, इदारा रिस्पॉन्ड करता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। आज हर जो है रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही, इंडस्ट्रीज कायम की हुई हैं, इनके इदारे वहाँ पैसे लेते हैं, पैसों पे इनको जाली अप्रूवल्स मिल जाती। यही वजह है कि वो कोर्ट में इस पर केस चला। 60,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स इलीगल हैं जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूव की हुई है। हर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, आप यही वजह है ओल्ड सिटी एरिया में ये पुरानी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, अक्सर वाकयात मीडिया रिपोर्ट करता, और वो क्या होता है कि इनके इदारे जाली अप्रूवल्स दे रहे होते हैं उनको। बल्दिया फैक्ट्री का वाकया, इन्होंने कहा कि वो MQM पाकिस्तान इनकी इत्तेहादी, बिल्कुल ठीक है, MQM पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है, लेकिन अल्ताफ हुसैन आपका इत्तेहादी था उस वक्त जब ये वाकया पेश आया। जब ये वाकया पेश आया वो आपके इत्तेहाद में बैठे हुए थे उस दिन। और
ये जब वाकया जन्म लेता, सबसे अफसोसनाक चीज ये, अभी मेहरान टाउन वाले वाकये में आपके इदारे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते, कोई रेस्क्यू सर्विस ही नहीं है कि इस किस्म के हालात मामलात पर कोई फौरी वहां पर एम्बुलेंस हो, कोई रेस्क्यू टीम्स हो, कुछ है ही नहीं शहर में। पूरे मुल्क में, पंजाब में, केपीके में रेस्क्यू 1112 जैसी सर्विस हमें नजर आती, फायर ब्रिगेड का अमला होता जो लोगों को रेस्क्यू करते, एम्बुलेंस सर्विस होती। आप खुद कराची के हालात जानती हैं मोना साहिबा, वहां पे कोई एम्बुलेंस सर्विस ही नहीं है गवर्नमेंट की। हमें फलाई वगैरह छिपा, ये सारे इन लोगों ने फिर उसको टेक ओवर किया है, इस चीज को ये जिम्मा उठाया है। मोना, आलमगीर साहब कराची से हैं और यकीनन कराची के हालात को जानते हैं। वहाँ पे रेस्क्यू सर्विसेज भी हैं, फायर ब्रिगेड सर्विस भी है और उसको बहुत इक्विप भी किया गया है। और आपके शायद इल्म में है कि वहाँ से एमएनए कौन है पीटीआई के, जहाँ बल्दिया टाउन है? आलमगीर भाई को तो मालूम होगा, आपके नॉलेज में है कि पीपल्स पार्टी ने तो खैर वहाँ डिलीवर नहीं किया बकौल ये इलाका बैरिस्टर साहब फैसल वाडा साहब के पास था, लेकिन फिर जब से उन्होंने ये चीज छोड़ी है, जब से उनके पास से ये सीट गई है, फिर अब वहां पर कादिर मंदोखेल साहब हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया था अगेंस्ट। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे काम ना किया होता, डिलीवर ना किया होता 3 साल में, और अगर हमारी इस तरीके से गवर्नेंस होती और उन लोगों के साथ हमने दाद रसी ना की होती, तो क्या कादिर मंदोखेल साहब जीतते? ना जीतते। तो हमने वहां बेहतर काम किया है, हम और जगह भी कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं साइट एरिया और दीगर जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, कराची में 6 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें ताकि जो लोग रेजिडेंशियल एरियाज में हैं वो अपने आप को रीलोकेट करें। लेकिन जहां आलमगीर साहब ने बहुत माशाल्लाह नफीस आदमी है, मैं इनके गोश गुजार कर दूं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे तो इन्होंने बात की, इनके गोश गुजार कर दूं, इनका रावी रिवर प्रोजेक्ट, इनका बिजनेस सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में सेंट्रल, जो दोनों वजीर आजम साहब ने जिसको इनॉग्रेट किया, पूरे एलडीए के बायलॉज इनकी हुकूमत में चेंज कर दिए गए हैं, लाहौर पूरे को कमर्शियल कर दिया गया है। वहां घर बनाने के लिए तो इजाजत लेना पड़ती है, लेकिन हर घर में आप जो है 10 मरले से लेके जो है आप 5 मरले के ऊपर भी जो है ना 20 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आपने कहीं कोई कब्रिस्तान भी शायद नहीं छोड़ा, वहां पे भी आप प्लाजा खड़ा कर सकते हैं या फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं। जो ये मैं सवाल आलमगीर साहब से करती हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि उनको वो वाकफियत होगी लाहौर के हवाले से। चेक कर सकते हैं और ये इसका बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने लाहौर को वर्टिकल करना है। तो देखिए लेकिन बैरिस्टर साहब ये इजाजत दीजिएगा, ये जो रेस्क्यू की आपने बात की कि रेस्क्यू के काफी सारे वहां पर इंतजामात है, रेस्क्यू तो ऐसा कोई भी नहीं है, जैसे ईदी है, छिपा है, ये सारी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने रेस्क्यू का काम जिम्मा संभाला हुआ है शहर कायद में। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंडस हॉस्पिटल के साथ सिंध के अजला के अंदर हमारी रेस्क्यू सर्विस है। उसके बाद कराची के अंदर हमने मुख्तलिफ जगह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और हमारी जो रेस्क्यू सर्विस है वो पंजाब से कई जगह बेहतर है और अभी हम उसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। और उसके अलावा खाली रेस्क्यू सर्विस नहीं है, हमारे NIVCD के कम से कम 32 यूनिट्स हैं कराची में, जहाँ पे लोगों को जो है इमीडिएट हेल्थ केयर प्रोवाइडेड है। हमारा हेल्थ का जो निज़ाम है वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे से बेहतर है। ये एशियन बैंक कहता है, ये वर्ल्ड बैंक कहता है, आप शायद उसको ना तस्लीम करें, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसकी आबादी 3 करोड़ है और दिखाई सेंसस में 2 करोड़ गई है, और उसके मुताबिक हमें ना मरकज से वफाक से वफाइल मिलते हैं और ना हमें दिए जाते हैं, और हम समझते हैं कि हमें और इसको बेहतर इक्विप करना है। और लेकिन न्यूयॉर्क ले लें, लंदन ले लें, वहां पे भी कई दिन आग नहीं बुझाई जा सकती विद द वर्ल्ड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम समझते हैं हमें और काम करने की जरूरत है। लेकिन बिला वजह ये कह देना कि जी वहाँ कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ना होता तो फिर तो कोई भी कराची में आग ठीक है। ये जो आपने बात की ना कि जाहिर है वो कादिर मंदोखेल साहब अभी दोबारा जीते, ये मैं जरा पूछती हूँ आलमगीर साहब से। और दूसरा एक और इसके एस्पेक्ट पे आएंगे आलमगीर साहब, जैसे रऊफ सिद्दीकी का नाम आया, आपको पता है, और ये काफी एक एलिजिडली की बात की गई कि जो बिग फिश हैं या जो बड़े हैं उनको छोड़ा जा रहा है और ये सेक्टर इंचार्ज इन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था। आप क्या कहेंगे बतौर हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव, आप क्या कहेंगे कि ये जो बड़े हैं इनको भी सजाएं होनी चाहिए, और आपका इस पे क्या तबसरा है? दूसरा ये कादिर मंदोखेल के हवाले से एक खासा अहम और मायने खेज बयान है ये
बैरिस्टर साहब का कि अगर वहां पर परफॉर्म ना किया होता तो फैसल वाडा के हल्के से जब दोबारा इलेक्शन लड़ाए तो पीपल्स पार्टी को मैंडेट क्यों मिला? पहले तो मैं बहुत मोहतरम है बैरिस्टर साहब, लेकिन इन्होंने जो कंपैरिजन किया, जो ये जो रावी रिवर प्रोजेक्ट का उधर एक पॉलिसी को इन्होंने यहाँ पर जो इदारे जाली काम कर रहे, रिश्वतों के एवज यहाँ पे एनओसीज दे देते, रिश्वतों के एवज यहाँ पे जो है लोगों को अप्रूवल्स दे देते, उसको क्या कंपेयर कर रहे हैं? रही बात जीतने की, तो मुझे ये कोई जस्टिफिकेशन है? लाड़काना से ये लोग 30 साल से जीत रहे हैं। लाड़काना के हालात देखे जरा जाके। उधर नवाब शाह में ये लोग 30 साल से जीत रहे हैं। जरदारी साहब का अपना होम टाउन है, हालात देखे जाके वहां पे गाय बकरियां भैंसे बंदी हैं अस्पतालों में। उधर जो है वो स्कूल जो है वो तबेला बना हुआ है बदकिस्मती से। लेकिन आलमगीर साहब ये कोई कंपैरिजन? रही बात देखें, मैं फिर से कहूं, ये लोग लेजिस्लेशन भी करते हैं, अमल दरामद नहीं होती। यहाँ सारे इदारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं सूबा सिंध में। यहाँ इदारों को पैसे बनाने का जरिया बनाया हुआ है, उसको इस्तेमाल किया जाता, मिनिस्टर लेवल तक पैसा बटोरा जाता। अरबों रुपए एक दिन की कमाई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, और पूरे शहर में इन्होंने मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कराची रजिस्ट्री में केस चला है वहां। और रही बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा ये मानना है बल्दिया फैक्ट्री केस में कि ये चंद लोग नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ये चंद लोगों ने खुद से कोई ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंटली खुद से कर दिया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड अल्ताफ हुसैन का प्रॉपर विंग था जो इस शहर में मिलिटेंसी करता था। बिल्कुल क्या हालात थे वो जहन से निकलते नहीं है। बिल्कुल आई हैव बीन देयर ऑल दिस टाइम। मुझे एक बात करनी है। बैरिस्टर साहब, आप पहले आपसे गुजारिश है इसका जवाब फरमा दें कि ये उस वक्त ये काफी ये इंपॉर्टेंट बात है कि उस वक्त एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी थी। क्या आपने सवाल उठाए थे अपने इत्तेहादी से बैक इन द डे? और ये भी बताइएगा कि ये जो 60,000 इलीगली अप्रूव्ड बिल्डिंग्स की बात की है आलमगीर साहब ने, जिनको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ऑथोराइज किया हुआ है या उनको एनओसी दी हुई है, तो ये क्यों? देखिए, ये तो इनका मौकफ है, और अगर इसके ऊपर फाइंडिंग है तो पंजाब में, और ये एलडीए की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा था। पॉलिसी तो जो इन्होंने बनाई रावी रिवर, और उसकी तो मैं बाद में बात करूंगा। जो एलडीए पंजाब के हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के बेशतर फैसले हैं कि सबसे पंजाब का जो करप्ट तरीन इदारा है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और जो वहां करप्शन की दास्तान है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो शायद उसका 10% भी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि ये फरमा रहे हैं कि कराची के अंदर हमने कोई काम नहीं किया। कैंटोनमेंट बोर्ड में अभी 1-2 हफ्ते पहले क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में जो इनका सियासी तौर पे जनाजा निकला है, पीटीआई ने लूज किया है, वो इनकी गवर्नेंस दिखाता है, वो इनकी कमिटमेंट टू कराची दिखाता है। और मैं समझता हूं कि एमक्यूएम उस वक्त जो है उसके प्रेशर के बावजूद एटीए में केस फाइल हुआ और एटीए में केस चला। अगर हमें उस वक्त हमारे इत्तेहादी एमक्यूएम को राजी करना होता तो क्या दहशतगर्दी की अदालत में चलता? उस वक्त तो एमक्यूएम वो एमक्यूएम थी जिससे बहुत लोग घबराते थे, वो इतने नफीस लोग तो नहीं थे, और उसी की बाकियात है। वो अल्ताफ हुसैन के माइनस भी अल्ताफ हुसैन के पैरोकार ही हैं जो इनकी काबीना में बैठे हैं। तो ये कह देना कि वो अब ड्राई क्लीन होकर आ गए हैं और वो अब गुड एमक्यूएम है और माजी वाली बैड एमक्यूएम थी। मैं एक जुमला बिल्कुल, अगर इस पे आलमगीर साहब, मेरे पास वक्त क्योंकि इतना ही है, आलमगीर साहब एक जुमला रिस्पॉन्ड कर दें। मैं सिर्फ ये कहूंगा, सिंध के हालात, सिंध के लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं। इन्होंने पिछले 14 साल में इदारों को बर्बाद किया, खोखला किया। आज आप देख लें कि ये कराची की बात, मैं कराची की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ 30 साल से ये हुकूमत में वजीर आजम बने, वहां से वजीर आला बने। लाड़काना का देख ले, नवाब शाह का देख ले, सक्कर का देख ले, इनका अपना वजीर आला जहाँ से सेवंट से है, वहां के हालात देख ले। सड़कें है नहीं वहां पे, स्कूल है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं। ये कराची सुधार दे। खुदा रहा लोगों को टीवी पर इधर उधर आंखों में धूल ना झोंके। जो हकीकत है वो लोगों को पता है, खुदारा सच बोले। नाज़रीन, मैं वाइंड अप करूंगी, मेरे पास वक्त इतना ही था। दोनों हजरात का शुक्रिया। आलमगीर खान साहब, बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी हमारे साथ थे। सिंध हुकूमत से हमें इम्तियाज़ शेख साहब ने कहा था कि वो हमें वक्त देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उनको डायल किया, उनसे हमें रब्ता हमारा नहीं हो पाया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नाज़रीन, कल आपसे फिर मिलते हैं और इसको हम बतौर डेवलपिंग स्टोरी अंडर आर
रिव्यू रखेंगे इन टाइम्स टू कम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।